हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और परीक्षा की तैयारी में कोई कमी नहीं कर रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं यूपी बीएड 2020 में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। अगर आपने 2020 में पूछे गए जीके और हिंदी का पेपर सॉल्व नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कह रहा है कि निम्न में से अलग कौन है। तो दोस्तों, दूध जो है इनमें सबसे अलग है, क्योंकि पनीर, मक्खन और दही ये तीनों जो है दूध से निर्मित पदार्थ हैं, लेकिन दूध क्या है इनमें सबसे अलग है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। जिस प्रकार से उड़ना तोते से संबंधित है उसी प्रकार से रेंगना किससे संबंधित है। तो जिस प्रकार से तोता जो है आसमान में उड़ते हैं उसी प्रकार से मगरमच्छ जो है ज़मीन पर रेंगते हैं। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ओणम संबंधित है केरल, तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन किससे संबंधित होगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से ओणम जो है केरल में मनाया जाने वाला एक राष्ट्रीय त्यौहार है, उसी प्रकार से बिहू जो है आसाम में मनाया जाने वाला एक राष्ट्रीय त्यौहार है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इसमें कि निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो जिस प्रकार से पाखंड संबंधित है ईमानदारी से, उसी प्रकार से इन विकल्पों में से कौन किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से पाखंड का विपरीतार्थक शब्द जो है ईमानदारी होता है, उसी प्रकार से कभी कभी का विपरीतार्थक प्राय होगा। अतः इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कह रहा है कि निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। हिटलर जिस प्रकार से जर्मनी से संबंधित है उसी प्रकार से इन ऑप्शनों में से कौन किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो दोस्तों, हिटलर जो है जर्मनी का तानाशाह था, उसी प्रकार से मुसोलिनी जो है इटली का तानाशाह था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है कि यदि रेल को बस कहा जाता है, बस को ट्रैक्टर कहा जाता है, ट्रैक्टर को कार कहा जाता है, कार को स्कूटर कहा जाता है, स्कूटर को साइकिल कहा जाता है, साइकिल को जीप कहा जाता है, तो खेत जोतने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों, हमें खेत जोतने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, ट्रैक्टर की। लेकिन यहाँ पर ट्रैक्टर को क्या कहा गया है, तो ट्रैक्टर को कार कहा गया है, इसलिए जो है हमें खेत जोतने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, कार की। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है कि सोहन उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलने के बाद, यानी कि उत्तर दिशा में ये 10 किलोमीटर चलता है, वहाँ से वापस मुड़कर दक्षिण की ओर, फिर वहाँ से वापस जो ये 10 मुड़कर दक्षिण की ओर ये 6 किलोमीटर चलता है, वापस आता है। तो यहाँ से ये आपकी दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 4। फिर कह रहा है कि वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर, तो यानी कि यहाँ से जो है ये यहाँ इधर जो है 3 किलोमीटर चला। बताइए वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। ये आपका प्रारंभिक बिंदु है और ये यहाँ पर लास्ट में है, तो ये वाली दूरी आपको बतानी है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि इसका नामकरण कर देते हैं ए, बी और सी। तो पाइथागोरस प्रमेय से होता है आपका AC² बराबर AB² प्लस BC²। तो AB आपका है 4, तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और प्लस 3 का वर्ग हो जाएगा 9, तो ये कितना हो जाएगा
25, तो ए सी स्क्वायर बराबर 25 है, और जब ए सी बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा ये 25, यानी कि आंसर आपका कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में रखिए तथा फिर नीचे दिए गए विकल्प में से सही क्रम चुनिए। तो दोस्तों इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही क्रम होगा, क्योंकि सबसे पहले गांव आएगा, ये गांव, उसके बाद जो है आपका आएगा तहसील, तहसील के बाद आपका आएगा जिला, जिला के बाद आपका आएगा राज्य, और राज्य के बाद आपका आएगा राष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें आपका करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। भार किलोग्राम, तो उसी प्रकार से इन चारों विकल्पों में से कौन किससे संबंधित होगा। तो चूँकि भार को हम किलोग्राम में मापते हैं, उसी प्रकार से जो है दूरी को किलोमीटर में नापेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पर कह रहा है कि यदि आज बुधवार है तो आगामी रविवार के 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा। दोस्तों आज बुधवार है तो कह रहा है कि आगामी रविवार के 25 दिन बाद, तो रविवार के 25 दिन बाद। तो दोस्तों हम जानते हैं कि प्रत्येक 7 दिन के बाद उसी दिन की पुनरावृत्ति होती है। तो इसमें हम 25 में हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो 3 बार जाएगा ये, तो ये तो 3 सप्ताह पूरा पूरा हो जाएगा। और 20वें दिन कितने बचेंगे शेष, 4 दिन जो है ये 20वें दिन बचेगा। अर्थात ये कहने का मतलब ये है कि ये 3 बार डिवाइड हुआ है, तो 3 सप्ताह, जैसे प्रत्येक 7 दिन के बाद जो है रविवार होगा, और ये 4 दिन जो है एक्स्ट्रा आएगा, यानी कि रविवार के 4 दिन बाद का दिन क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इस पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दिए गए वेन आरेख में से सही वेन आरेख को चुने। फल, सब्जी, सेब, ये 3 दिया हुआ है और सही वेन आरेख को आपको चूज करना है। तो दोस्तों इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि फल के अंतर्गत सेब आता है, तो ये आपका है फल, फल हो गया, और इसके अंतर्गत ये जो है सेब हो गया, और ये आपका सब्जी जो है सबसे अलग हो गई ये। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें अब करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि क ने ख को एक साइकिल 20% मुनाफे में बेची और ख ने ग को 25% मुनाफे में बेची। यदि ग ने रुपये 1500 का भुगतान किया तो क को कितना भुगतान किया गया। इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, 1000 रुपया होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इसमें कि यदि आप किसी कतार में दोनों सिरों से गिनने पर 12वें व्यक्ति हैं तो कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो दोस्तों यदि किसी भी कतार में दाएं और बाएं दोनों सिरों से अगर संख्या दी हुई हो तो कतार में कुल संख्या बराबर होता है दाएं से संख्या प्लस बाएं से संख्या और -1। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ से कौन सा स्थान है, 12वां स्थान है। तो आपका हो जाएगा दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान और -1, तो आपका हो जाएगा 24 - 1 = 23। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इसमें कह रहा है कि यदि P का अर्थ प्लस, Q का अर्थ माइनस, R का अर्थ भागा तथा S का अर्थ हो जाए इंटू, तो दिए गए समीकरण का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्रमशः सबका जब मान रखेंगे और इसको हल करेंगे तो 97 यानी कि 97 आंसर आएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। यदि कह रहा है कि
यदि किसी सांकेतिक भाषा में मास्टर को NCVXJX से लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में डॉक्टर को कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि क्रमशः जो है +1 +2, यहाँ से देखिए क्रमशः जो है +1 +2 +3 +4 +5 और +6 करते हुए जो है श्रृंखला आगे गई है। तो उसी प्रकार से डॉक्टर को भी हम लिख देंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डी से जब +1 करेंगे +1 +2 +3 +4 ऐसे करके +6 तक, तो आपका आएगा EQFXTX, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न श्रेणी को पूर्ण करने हेतु दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित पद का चयन कीजिए। आपको दिया है FGHIJKLMNOPQ, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा RST, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि राम जो है एक बिंदु X से सीधे बिंदु Y तक 50 मीटर की दूरी तय की, यानी कि राम ने जो है ये बिंदु X है, यहाँ से जो है वो सीधा 50 मीटर की दूरी जो है तय की। वह पुनः दाईं ओर मुड़ा, दाईं मतलब कि इधर मुड़ जाएगा, और 50 मीटर चला, दाईं ओर मुड़ करके 50 मीटर चला। वह पुनः दाईं ओर मुड़ा और 60 मीटर चला, यानी कि 60 मीटर जब चलेगा तो ये वाली दूरी से जो है थोड़ा सा अधिक हो जाएगा, यानी कि ये 60 मीटर चला। अंत में वह पुनः दाईं ओर मुड़ा और 50 मीटर चला। अब देखिए ये फिर 50 मीटर चलेगा तो इसके ठीक सीध में आ जाएगा ये 50 मीटर। तो कह रहा है कि अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है, यानी कि प्रारंभिक बिंदु आपकी ये है और लास्ट में यहाँ पर पहुँचा है, तो ये वाली दूरी आपको बतानी है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है 60 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक ये जो है 50 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 इसमें कह रहा है कि लखनऊ से दिल्ली के लिए हर 5 घंटे पर बस छूटती है। सूचना केंद्र से मुझे 10:45 पर ज्ञात हुआ कि बस 25 मिनट पहले छूटी है, तो अगली बस छूटने का समय क्या होगा। तो देखिए दोस्तों 10:45 पर जो है 10:45 पर पता चला है कि 25 मिनट पहले बस छूट गई है। तो 25 मिनट जब हम इसमें माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 10:20 हो जाएगा। जो एक्चुअली में जो टाइम है बस छूटने का वो क्या है 10:20। और कह रहा है कि प्रत्येक 5 घंटे पर जो है बस छूटती है। तो यानी कि नेक्स्ट बस कितने बजे छूटेगी प्लस 5 घंटा इसमें जोड़ देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 15:20, यानी कि 3 बज के आपका हो जाएगा 20 मिनट PM, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज गांव के युवाओं को दर्शाता है, वर्ग शिक्षित को और वृत्त जो है बेरोजगार युवकों को दर्शाता है। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। तो दोस्तों जिसमें देखिए ये आपको आकृति दी हुई है, ये त्रिभुज है, ये जो है गांव के युवा को दर्शाता है, और ये जो है शिक्षित व्यक्ति को, यानी कि शिक्षित युवा को, और ये जो है बेरोजगार युवा को। ये आपको डायग्राम दिया हुआ है और इसी के आधार पर जो है क्वेश्चन पूछ रहा है और उसका हमें हल बताना है। तो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 19 में कि गांव में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को दर्शाया गया है, वो जो है कौन सा है। तो देखिए दोस्तों वह क्षेत्र जो तीनों आकृतियों में उभयनिष्ठ है, जो तीनों आकृतियों में उभयनिष्ठ है। अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज, वृत्त और वर्ग,
इन तीनों में उभयनिष्ठ कौन है? वही जो है आपको क्या हो जाएगा, शिक्षित बेरोजगार युवाओं को शो करेगा। देखिए यहाँ पर ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज और ये आपका वर्ग और ये आपका हो गया वृत्त। इन तीनों में जो उभयनिष्ठ होगा वही जो है क्या होगा, गांव में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को शो करेगा। तो देखिए इसमें जो है आपका तीनों में उभयनिष्ठ कौन सा है, संख्या 5 है, ये है आपका उभयनिष्ठ, तीनों में उभयनिष्ठ है। तो आपका क्या हो जाएगा, 19 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि गांव में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को जो दर्शाती है वो संख्या कितनी है, 5 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें कह रहा है कि गांव में शिक्षित युवाओं को दर्शाया गया है, तो वह कितने हैं? तो देखिए दोस्तों, वह क्षेत्र जो त्रिभुज और वर्ग में उभयनिष्ठ है, वह क्षेत्र जो त्रिभुज और वर्ग में उभयनिष्ठ है, गांव में शिक्षित बेरोजगार को दर्शाता है। अतः वह संख्या क्या हो जाएगी, 5 और 6 हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें जो है आपका सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि गांव के बाहर शिक्षित बेरोजगार युवाओं को दर्शाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए कह रहा है कि गांव के बाहर शिक्षित बेरोजगार युवाओं को दर्शाया गया है, वह संख्या कितनी है? तो वह क्षेत्र जो वर्ग और वृत्त में उभयनिष्ठ हों लेकिन त्रिभुज से बाहर है, गांव के बाहर शिक्षित बेरोजगार युवाओं को दर्शाता है। अतः वह संख्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। इसमें कह रहा है कि 3 कथनों के बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष सही है? तो इसमें आपका कथन दिया है कि कह रहा है कि सभी गार्बेज जंक हैं, ये हो गया आपका गार्बेज, और सभी गार्बेज क्या है, जंक है, ये हो गया जंक। अब कह रहा है कि कोई भी जंक मेल नहीं है, तो मेल नहीं है तो मेल ये अपना आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा। फिर कह रहा है कि सभी जंक स्पैम है, सभी जंक क्या है, स्पैम है, ये हो गया आपका स्पैम। तो अब निष्कर्ष कह रहा है कि सभी गार्बेज स्पैम है, सभी गार्बेज स्पैम है। हाँ, ये जो है आपका निष्कर्ष जो है 1 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। केवल निष्कर्ष 1 ही अनुसरण करता है, और निष्कर्ष दो जो दिया है, कुछ स्पैम मेल नहीं है, ये सही नहीं है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 इसमें कह रहा है कि निम्न श्रेणी को पूर्ण करने हेतु दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अक्षरों का चयन कीजिए। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, क्योंकि श्रेणी जो है क्रमशः +4 +4 +4 करके मतलब बढ़ती जा रही है। तो इसका हो जाएगा आपका PS। अगर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न श्रेणी को पूर्ण करने हेतु दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित संख्या का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये 27 दूना के 54 और यहाँ से है गुणते 3, 27 3 81। तो उसी तरह से आपका हो जाएगा ये 31 दूना के 62 और ये 1 गुणते 3 31 3 93 हो जाएगा। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विद्यार्थियों की कक्षा में विनोद बाईं ओर से 5वें जबकि रीना दाईं ओर से 18वें स्थान पर है। यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो विनोद बाईं ओर से 7वें स्थान पर आ जाता है। तो पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं? चलिए दोस्तों इसको देखते हैं। कह रहा है कि विद्यार्थियों की कक्षा में विनोद बाईं ओर से 5वें स्थान पर, ये जो है बाईं ओर से 5वां ये है
5वां कौन है ये? वी है, विनोद है। और जबकि रीना दाईं ओर से 18वें स्थान पर है, ये रीना है 18वां स्थान पर है ये। तो कह रहा है कि यदि भी अपना स्थान परस्पर बदल लेते हैं तो विनोद जो है बाईं ओर से 7वां स्थान पर हो जाता है। यानी कि जब ये विनोद 5वां स्थान से जब दाएं की तरफ जाता है, यानी कि रीना की जगह पर जाता है, तो कौन से स्थान पर हो जाता है? 7वां स्थान पर हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं? एक व्यक्ति हैं। तभी तो ये जब स्थान परिवर्तन हो रहा है विनोद का तो 7वां स्थान पर हो जाता है, यानी कि इसके बीच में एक ही व्यक्ति है। और जब रीना जो है विनोद की जगह पर आएगी तो इसका स्थान कौन सा हो जाएगा? एक बढ़ करके हो जाएगा, यानी कि एक आदमी बीच में है तो 18 और एक 19 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। यानी कि रीना यहाँ पर जब आएगी तो 20 हो जाएगा और विनोद जब रीना की जगह पर आएगा तो कौन से स्थान पर हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो अब जो है कह रहा है कि पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या जो होगी 18 + 7 - 1, यानी कि हो जाएगा आपका 24। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 11वें अक्षर के बाईं ओर का 8वां अक्षर कौन सा होगा? तो चलिए इसको देखते हैं। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 11वां अक्षर, तो बाईं ओर से 11वां अक्षर क्या हो जाएगा आपका? के हो जाएगा। और इसी अक्षर के बाईं ओर यानी कि इधर 8वां अक्षर कौन सा होगा? तो ये 11वें स्थान पर है और इससे 8 स्थान बाईं ओर कौन सा अक्षर हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है इसमें कि निम्न श्रेणी को पूर्ण करने हेतु दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित संख्या का चयन कीजिए। आपको एक श्रेणी दी हुई है और इसका लुप्त पद जो है ज्ञात करना है। श्रेणी क्या है वो दिया हुआ है कि 2, 10, 45, 231, 1393। तो अगला जो लुप्त पद है उसको आप बताना है आपको। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये इसमें कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ से देखिए 2 से 10 × 3 + 4 और नेक्स्ट में 10 से 45 में जो है आपका × 4 + 5, फिर आगे जो है × 5 + 6, फिर आगे × 6 + 7 और लास्ट में जो है × 7 + 8। तो इस तरह से जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है 9759 जो है करेक्ट होगा, क्योंकि 1393 में जब 7 का मल्टीप्लाई करेंगे और +8 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 9759। तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5:30 बजे से 6 बजे के बीच में किस समय घड़ी की सुई समकोण बनाती है? तो दोस्तों इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। 5:43 सही 7/11 पर जो है घड़ी की सुई समकोण बनाती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है इसमें कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्रयागराज को 28 लिखा जाता है और वाराणसी को 25 लिखा जाता है तो लखनऊ को क्या लिखा जाएगा? देखिए दोस्तों प्रयागराज में अक्षरों की संख्या कितनी है? 9 है। तो 9 × 3 + 1 आपका कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो यही रूल यहाँ पर भी लागू होता है। वाराणसी में जो है अक्षरों की संख्या 8 है तो 8 × 3 और +1। तो उसी तरह से आपका लखनऊ में क्या हो जाएगा? लखनऊ में आपका हो जाएगा 7 × 3 + 1 यानी कि 21 और +1 आपका हो जाएगा 22। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक घड़ी प्रतिदिन 30 मिनट आगे हो जाती है। दोपहर 12 बजे इसको मिलाया गया, अगले दिन प्रातः 4 बजे कितना समय दर्शाएगी? तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसको। कह रहा है कि घड़ी जो है प्रतिदिन 30 मिनट आगे हो जाती है, यानी कि 24 घंटा में 30 मिनट आगे हो जाती है।
और इसमें कह रहा है कि 12 बजे इसको दोपहर में मिलाया गया है, तो 4 बजे जो है भोर में कितना समय दर्शाएगी। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि 12 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच जो है कितना घंटा समय होगा, तो 16 घंटा हो जाएगा। उसके बाद 24 घंटे में जो है ये कितना आगे हो जाती है, 30 मिनट आगे हो जाती है। तो जब 24 घंटा में 30 मिनट आगे हो जाती है, तो 16 घंटा में कितना आगे हो जाएगी, 16 घंटा में आपका हो जाएगा ये 30/24 और इंटू 16। जब इसको आप हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 20, यानी कि 20 मिनट जो है आगे हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उस समय घड़ी में कितना समय बजेगा, 4:20 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि आयत का विकर्ण और क्षेत्रफल 25 मीटर और 168 वर्ग मीटर हो तो आयत की लंबाई कितनी होगी। दोस्तों इसमें आयत की लंबाई जो है 24 मीटर होगी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले पुरुष तथा महिला विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 1160 और 840 हैं। 55% पुरुष तथा 45% महिला विद्यार्थियों ने परीक्षा पास की। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा में असफल हुए। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी लगभग 49% जो है परीक्षार्थी असफल हुए। ये ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द दिए गए शब्द से नहीं बनाया जा सकता। इसमें आपको शब्द दिया है मिराकुलस और 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कह रहा है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन जो है इस शब्द से नहीं बनाया जा सकता। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, क्योंकि सोलेस में ये ई जो है इसमें नहीं है, दिए हुए शब्द में नहीं है, अतः जो है सोलेस शब्द जो है नहीं बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है। इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा फिर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही क्रम चुनिए। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही क्रम होगा, सबसे पहले तो आपका बीज होगा, बीज के बाद आपका पौधा बनेगा, पौधे के बाद आपका पत्ती बनेगी, पत्ती के बाद आपका लकड़ी बनेगा और लकड़ी के बाद जो है मेज बनेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। 4 5 2 3 1 ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है। इसमें कह रहा है कि निम्न में से भिन्न का चयन कीजिए। कहने का मतलब ये है कि चारों में से कोई एक ऐसा है जो अलग है, उसको आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, बढ़ई फर्नीचर का काम करता है, फर्नीचर बनाता है। कुम्हार जो है बर्तन बनाने का काम करता है और मिस्त्री भवन बनाने का काम करता है। लेकिन एक किसान जो होता है वो खेती करता है, अतः किसान जो है इन तीनों से भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। इसमें कह रहा है कि एक लड़के के फोटो की तरफ इशारा करते हुए सुरेश ने कहा कि यह मेरी माँ के इकलौते पुत्र का पुत्र है। सुरेश उस लड़के से किस प्रकार से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, पिता से संबंधित है। क्योंकि देखिए ये फोटो है, इसकी तरफ इशारा करते हुए सुरेश ने कहा कि ये फोटो जो है मेरी माँ का इकलौता पुत्र, यानी कि खुद वही हो जाएगा, मेरी माँ का इकलौता पुत्र का पुत्र है। तो सुरेश उस लड़के से किस प्रकार से संबंधित है। सुरेश क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। पढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है। इसमें कह रहा है कि 2 कथनों के बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं।
दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष सही है। तो सबसे पहले देखिए कथन दिया हुआ है कि सभी शेर चूहे हैं, ये हो गए आपके शेर, और सभी शेर क्या हैं, चूहे हैं। फिर अगला कथन क्या कर रहा है कि कुछ बिल्लियां शेर हैं, कुछ बिल्लियां यानी कि कुछ ही बिल्लियां, ना कि सभी, ये आपकी क्या है, बिल्लियां। तो अब निष्कर्ष कर रहा है, निष्कर्ष नंबर 1 में कर रहा है कि कुछ बिल्लियां चूहे हैं। जी हाँ, कुछ बिल्लियां जो है चूहे हैं। दूसरा देखते हैं निष्कर्ष क्या कर रहा है कि कोई चूहा बिल्ली नहीं है। ये गलत है, क्योंकि यदि कुछ बिल्लियां शेर हैं तो कुछ बिल्लियां चूहे भी होंगे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। केवल निष्कर्ष एक ही अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 5 पुस्तकें ए बी सी डी तथा ई है। कह रहा है कि सी डी के ऊपर है, सी जो है वो डी के ऊपर है, ई ए के नीचे है, ई जो है वो ए के नीचे है, डी ए के ऊपर है, डी जो है ए के ऊपर है तो ए के नीचे ई है। और कह रहा है कि और बी ई के नीचे है, बी जो है ई के नीचे है। तो कौन सी पुस्तक बीच में है, तो ए पुस्तक जो है बीच में है। इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। इसमें कह रहा है कि शर्मा जी ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। शर्मा जी का उस लड़की से क्या संबंध है। चलिए इसको देखते हैं। शर्मा जी ने कहा कि यह लड़की मेरी माँ के पोते, मेरी माँ के पोते यानी कि मेरे पुत्र, मेरे पोते की पत्नी है, मेरे पोते की पत्नी है। तो शर्मा जी का उस लड़की से क्या संबंध है। तो शर्मा जी जो है उस लड़की का क्या लगेंगे, ससुर लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। इसमें कह रहा है कि 50 व्यक्तियों के एक समूह में सभी हिंदी अंग्रेजी अथवा दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। 35 हिंदी बोल सकते हैं, ये आपका 35 हिंदी बोल सकते हैं, जबकि 25 हिंदी और अंग्रेजी दोनों, ये आपका 25 जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। तो कितने व्यक्ति केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो केवल अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या हो जाएगा आपका 50 माइनस हो जाएगा आपका 25 और प्लस 10। तो जब इसको माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 15, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इसमें करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सुबह सूर्योदय के बाद विक्रम और शैलेश एक लान में एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हैं। विक्रम की परछाई ठीक उसके बाएं हाथ की ओर पड़ रही है। शैलेश किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। तो चलिए इसको हल करते हैं। ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब और ये हो गया आपका पश्चिम। तो अब देखिए जब सूर्योदय होता है तो सूर्य पूरब की तरफ से निकलेगा तो उसकी छाया किधर बनेगी, पश्चिम की तरफ बनेगी। अब यहाँ पर कह रहा है कि विक्रम की परछाई ठीक उसके बाएं हाथ की ओर पड़ रही है, अर्थात विक्रम का मुख किधर होगा, उत्तर की तरफ होगा। जब उत्तर की तरफ मुख करेगा तभी तो उसका बायां हाथ पश्चिम की तरफ होगा। तो विक्रम का मुख किधर होगा, उत्तर की तरफ होगा। तो शैलेश किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा होगा, दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है। कह रहा है कि निम्न में से विषम को चुनिए। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन दिया है 72, 45, 81 और 28। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो विषम है, क्योंकि केवल 81 ही एक पूर्ण वर्ग संख्या है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में मोहन का स्थान दोनों ओर से 18वां है
उस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। तो दोस्तों जब किसी भी पंक्ति में दायां और बायां दोनों तरफ से स्थान दिया हो और कुल पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या पूछे तो दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान और -1 कर देते हैं तो पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या मालूम हो जाती है। तो आपका हो जाएगा, ये दोनों तरफ से इसका क्या स्थान है, 18वां स्थान है। तो दायां से भी 18 हो जाएगा और प्लस बायां से भी 18 और -1 हो जाएगा। तो ये ऐड करेंगे तो 36 -1 तो आपका आंसर आ जाएगा 35, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 2 कथनों के बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं, निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष सही है। तो देखिए इसमें आपको कथन दिया है, कह रहा है कि सभी आम सुनहरे रंग के हैं, ये हो गया आपका आम, और सभी आम क्या हैं, सुनहरे रंग के हैं, सभी आम क्या हैं, सुनहरे रंग के हैं। फिर दूसरा कथन कह रहा है कि कोई सुनहरे रंग की वस्तु सस्ती नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये सस्ती तो बिल्कुल अलग चीज़ हो गई इन दोनों से। अब निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष में कह रहा है कि सभी आम सस्ते हैं, नहीं, ये निष्कर्ष तो आपका नहीं है। अब दूसरा देखिए, दूसरा में क्या कह रहा है कि सुनहरे रंग के आम सस्ते नहीं हैं। हाँ, ये जो है जो दिया है कि सुनहरे रंग के आम सस्ते नहीं हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ये जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि ए का अर्थ जो है माइनस का चिन्ह, बी का अर्थ है भाग का चिन्ह, सी का अर्थ है प्लस का चिन्ह, डी का अर्थ है गुणा का, तो 30B 5A 22C 40D 10 बराबर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम B, A, C और D के जगह पर क्रमशः जब इनके अर्थ का चिन्ह जब लगाएंगे और इसको हल करेंगे तो इनका टोटल हल करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 384 यानी कि 384। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सीमा और अंजलि की आयु का अनुपात 7:3 है, 6 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा, उनकी आयु का अंतर क्या होगा। दोस्तों इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए, दोनों की आयु का अंतर कितना होगा, 8 वर्ष होगा। ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 47। इसमें अभिकथन दिया हुआ है, कह रहा है कि मनुष्य तर्क संगत प्राणी है, और निष्कर्ष में दिया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए, बी, सी और डी। चारों ऑप्शनों में से करेक्ट जो है आंसर आपको चूज करना है। तो फर्स्ट में कह रहा है कि अभिकथन और निष्कर्ष, अभिकथन की व्याख्या करते हैं। अभिकथन और निष्कर्ष सही है, परंतु निष्कर्ष अभिकथन की व्याख्या नहीं करता है। अभिकथन सही है, निष्कर्ष गलत है। अभिकथन गलत है, निष्कर्ष सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आपका इसमें जो है सही होगा। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले निर्देश दिया हुआ है, और ये निर्देश जो है प्रश्न संख्या 48 से 50 तक के लिए है। इसमें कह रहा है कि पी आर का पिता है किंतु आर उसका बेटा नहीं है, टी आर की बेटी है, यू पी की पत्नी है, क्यू आर का भाई है, एस क्यू का बेटा है, भी क्यू की पत्नी है, डब्ल्यू भी का पिता है। ये तो रहा आपके लिए निर्देश क्वेश्चन नंबर 48 से 50 के लिए। तो इस निर्देश के माध्यम से ही हमें क्वेश्चन नंबर 48, 49 और 50 का आंसर बताना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं क्या कहता है। इसमें कह रहा है कि एस की दादी कौन है। तो एस की दादी जो है वो यू होगी। इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही होगा। एस की दादी कौन होगा, यू होगा, क्योंकि क्यू की माँ यू है, एस क्यू का बेटा है, अतः जो है यू क्यू की दादी हो जाएगी। ये दिशा निर्देश जब हम देखेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि एस की दादी कौन है, यू है।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि यू का बेटा कौन है, तो यू का बेटा कौन हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यू का एक बेटी आर है तथा एक बेटा क्यू है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि क्यू का ससुर कौन है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, हमें आपके आंसर का इंतज़ार रहेगा। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कला वर्ग के प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।